हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल आइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज। सो जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमने किया इकोनॉमी की एक सीरीज स्टार्ट, जिसमें हम करने वाले इकोनॉमी को क्लियर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद कंसेप्ट्स। कंसेप्ट पूरे क्लियर करेंगे हम बेसिक से और पूरे एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इकोनॉमी को आपको क्लियर करवाऊंगा। और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी कहा था कि इकोनॉमी में बहुत सारे टर्म्स है जिनको आपको समझना पड़ता है। तो वैसे ही आज कुछ टर्म्स मैं लेके आया हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। ये हम कंप्लीट करने वाले हैं, वन बाय वन इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी जीएनपी, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसकी स्टैंड करता है ये? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं पहले, उसके बाद वन बाय वन सारे टर्म्स क्लियर करेंगे। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या बताता है हमें? जीडीपी हमें बताता है नेशनल इनकम। जीडीपी में क्या था, देखो हम इसको समझेंगे थोड़ा, इसको कंपेयर करके जीडीपी और जीएनपी को जब कंपेयर करेंगे तब आपको जीएनपी का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। देखो जीडीपी में हम क्या कर रहे थे, कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल, प्रोडक्ट जो कंट्री के अंदर बन रहा था, चाहे वो अमेरिकन कंपनी बना रही थी, चाहे कोई और बना रहे थे, ठीक है, चाहे कोई दूसरी कंट्री बना रही थी, बट वो कहां बन रहा था? हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर बन रहा था। तो किस में आ जा रहा था? हमारा जीडीपी में आ जा रहा था। बट जीएनपी में ऐसा नहीं होता है। जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में हम बाउंड्री का नहीं देखते। जीएनपी में देखते हैं हम, कितना देखते हैं, मान के चलो कोई इंसान, कोई इंडियन जिसकी कोई फैक्ट्री रन कर रही है अमेरिका में, तो जो वहां से अर्निंग होगी वो कहां पे स्पेंड करेगा? इंडिया में करेगा। तो क्या आ जाएगा? वो हमारी इंडिया की जीएनपी में आ जाएगा वो। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है बाहर कंट्री से, जैसे कि नेपाल के लोग यहाँ पे काफी काम करते हैं। तो जब वो यहाँ से अपनी इनकम उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो उनकी जीएनपी में चला जाएगा। ठीक है, उनकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा वो। ठीक है, वैसे ही होता है हमारे, देखो वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जीएनपी में क्या होता है और जीडीपी में क्या होता है। आई होप आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है हमारी नेट वैल्यू। नेट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? अब कोई भी नेशनल प्रोडक्ट है, उसकी नेट वैल्यू भी तो कुछ निकालनी होती है, नेट वैल्यू। ठीक है, अच्छा कि नेट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? नेट वैल्यू में जब हम, क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जब निकाल देते हैं नेट वैल्यू से, तब निकलती है हमारी नेट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम समझने वाले एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, मान के चलो एक कार, ठीक है, एक इंसान एक कार खरीदता है, और वो क्या खरीदता है? मान के चलो सेकंड हैंड कार खरीदता है। ठीक है, अब जब सेकंड हैंड कार में होगी, उसमें कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसका थोड़ा पेंट कहीं से निकल गया होगा, कोई टायर पुराने हो गए होंगे, तो क्या होगा? ये सब क्या हो जाएगा? हम उसमें से उसकी वैल्यू निकाल देंगे, जो कार की वैल्यू थी पहले। ठीक है, उसमें से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? थोड़ी वैल्यू, यानी कि उसकी जो घिसावट है, जो उसकी जो कार की घिसावट होती है ना, और जब हम उसको निकाल देंगे, उसको साइड रखेंगे, फिर जो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम नेट वैल्यू, यानी कि किसी प्रोडक्ट की नेट वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नेट वैल्यू क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। जीएनपी और जो जीडीपी है, मैंने आपको वैसे तो पूरा समझा दिया है, बट अगर आपको लगता है कि इसमें और आपको और डिटेल में जाने की जरूरत है, बट इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते ज्यादा, इतने कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी लगता है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अब चलते हैं हम एनएसओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है एनएसओ। एनएसओ ये जो मैं आप देख रहे हो, मैंने यहाँ लिखा है ना एनएसओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ठीक है, अच्छा तो अब ये एनएसओ क्या है? देखो एनएसओ का सबसे पहले मैं आपको वर्क बता दूं। एनएसओ क्या करता है? हमारी जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो कौन करता है? एनएसओ करता है। कौन बताता है कितनी जीडीपी कितने परसेंट रेट से ग्रो कर रही है? एनएसओ बताता है। एनएसओ के साथ क्या डिटरमाइन करता है? बेस ईयर को भी डिटरमाइन करता है। तो एनएसओ क्या बोली मैंने, एक तो क्या करेंगे, जीडीपी को डिटरमाइन
ठीक है, मतलब कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, बेस ईयर। आपने ये दो चीजें ध्यान रख देनी है एनएसओ की, ठीक है, कि एनएसओ क्या वर्क है, ठीक है। अब एनएसओ के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एनएसओ क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि ये दो बॉडी होती थी, एनएसओ दो बॉडी से मिलकर एक बनाया गया था। क्या क्या थी, एक थी हमारी एनएसएसओ, एक थी सीएसओ। कौन कौन सी बोली, एक बोली मैंने सीएसओ, एक बोली हमारी एनएसएसओ, ठीक है। अब सीएसओ स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। और एनएसएसओ स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जब इन दोनों बॉडी को बना जोड़ा गया, कब हुआ ये काम, 2019 में, अक्टूबर 2019 में इन दोनों बॉडी को मर्ज किया गया। फिर हमारे पास नई बॉडी आती है विच इज एनएसओ, एनएसओ, ठीक है। आ गया समझ में, सीएसओ क्या था और एनएसएसओ क्या था, ठीक है। ये भी एक बॉडी थी, डिफरेंट डिफरेंट इनके वर्क थे। जब इन्होंने वर्क को जोड़ा 2019 में, फिर एक नई बॉडी निकली जिसको बोला एनएसएसओ, और जो क्या काम करती है, जीडीपी कैलकुलेशन एंड बेस ईयर को डिटरमाइन करती है, ठीक है, हमारे इंडिया में। अच्छा, अब ये एनएसओ बॉडी है, ये किसके अंदर आती है, हमारी एनएसओ बॉडी आती है हमारी मॉस्पी के अंदर, मॉस्पी मिनिस्ट्री, यानी कि मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, MOSPI। मॉस्पी स्टैंड फॉर, मॉस्पी किसके लिए स्टैंड करता है, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मॉस्पी किसके लिए स्टैंड करता है, आप लोगों को पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमारी एनएसओ। क्लियर हो गया, एनएसओ से कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप आप उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपका जो है एनएसओ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आप लोगों को अगर ये एब्रिविएशन है, ये भी आई थिंक पूछती जाती है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया कि क्या करती है, ठीक है, क्या करती है, जीडीपी कैलकुलेशन करती है एंड बेस ईयर डिटरमाइन करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं, ठीक है। अच्छा, जीडीपी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल ईयर माइनस इनिशियल ईयर अपॉन इनिशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे हमारी क्या जाती है, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, ये आपको बताया मैंने, कौन सा बताया मैंने, फाइनल ईयर, ये इनिशियल ईयर, और अपॉन में इनिशियल ईयर और मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनल ईयर कौन सा होता है, फाइनल ईयर से हमारा मतलब है लास्ट ईयर का, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, जो इस साल से पिछले वाला साल था, ठीक है। और इनिशियल ईयर से हमारा मतलब है प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन करता है, एनएसओ, ठीक है। और कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लेना, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाते चलना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको दूसरे ही दिन पूरा जो है ये वॉश हो जाएगा, फिर आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है। हमने क्या टॉपिक कर दिए, जीएनपी कर दिया, एनएसओ करेंगे बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, बेस इफेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसकी मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब बेस इफेक्ट क्या होता है, जीडीपी में बेस इफेक्ट क्या होता है, देखो ये बेस इफेक्ट ऐसा होता है ना, जब जीडीपी में थोड़ा सा उछाल आता है ना, तो उसको बोलते हैं कि बेस इफेक्ट है। यानी कि पहले हमारी जीडीपी कम थी, ठीक है, बहुत लो चली गई, ठीक है, फिर थोड़ा सा वो ऊपर आ गई, और लोगों को लगा कि अब जीडीपी उठ गई, हमारी डेवलप हो गई, थोड़ी सी इंप्रूव होगी, हुई, थोड़ी सी इंप्रूव थी, बट लोगों को लगता है काफी इंप्रूव हुई। देखो कैसे, देखो मान के चलो ये है हमारा जीडीपी का, चलो मान के चलो ये हमारा जीडीपी का ग्राफ है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, जीडीपी की, और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब जीडीपी क्या आती है, यहां से बड़ी नीचे गई, ठीक है, नीचे 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 जीडीपी जो है काफी नीचे चली गई, ठीक है। अब क्या होता है कि जीडीपी में हल्का सा उछाल आता है, ठीक है, हल्का सा उछाल आया, ठीक है, ठीक है, जीडीपी में हल्का सा
उछाल आया, बट आया तो हल्का सा, लोगों को लगा, क्योंकि लोगों को लगा कि जीडीपी ग्रो हुई, बट ये उछाल था हल्का सा, बट लोगों को लगा कि बहुत बहुत हाई डेवलप हुई। लोगों को इसलिए लगा क्योंकि अभी तक काफी टाइम जीडीपी बिल्कुल लो लेवल से नीचे ही जा रही थी, इसलिए थोड़ा से उछाल से भी लोगों को लगा कि बहुत सारी जो मतलब जीडीपी काफी उठ गई, तो उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। यानी कि जीडीपी गिरने से थोड़ा सा उछाल आया, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको बेस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। ज्यादा समझने ज्यादा कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, मान के चलो आपको दिए, आपको पहले मिलती थी पॉकेट मनी 100 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है। फिर क्या हुआ कि आपको 6 महीने के लिए जो है कोई भी पॉकेट मनी नहीं दे दी। ठीक है, फिर 7वें मंथ आपको दे दी 200 रुपए। अब 6 महीने में आपको आदत पड़ गई थी कि यार कोई पॉकेट मनी नहीं मिल रही, बट जैसे ही 7वें मंथ आपको मिली 200 रुपए, आप हो गए खुश। ठीक है, कि आज मुझे पैसे मिल गए, तो आप खुश हो गए, तो थोड़ा सा ब्लूम होने की वजह से थोड़े से खुश हुए आप, उसको बोलेंगे इफेक्ट, दैट इज अ बेस इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेस इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, हमने कितनी टर्म कंप्लीट कर दी? 3 कर दी। ठीक है, ये अब करने वाले हैं जीडीपी रिकवरी। अच्छा देखो, जीडीपी में जब भी जीडीपी ऊपर नीचे जाती है हमारी, तो उसकी रिकवरी भी जो करती है। ठीक है, देखो यहां आपको समझाता हूं मैं। जीडीपी रिकवरी बहुत तरह की होती है। ठीक है, जीडीपी रिकवरी से मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जीडीपी में जो ग्राफ बन रहा है, जीडीपी जैसे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वहां पे जो ग्राफ बन रहा है वो जीडीपी रिकवरी है बेसिकली। ठीक है, अब नीचे गई जीडीपी, फिर जब उसमें थोड़ी सी उछाल आया, थोड़ी अच्छी हुई जीडीपी, तो वो जीडीपी रिकवरी हो जाएगी। अब कितने तरह की जीडीपी रिकवरी होती है, अब ये करने जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है, अगर जीडीपी 6 मंथ से नीचे ही जा रही है तो उसको बोलेंगे हम टेक्निकल रिसेशन बोलेंगे। अगर जीडीपी 6 मंथ से डायरेक्ट क्या है नीचे ही गिर रही है तो उसको बोलेंगे हम टेक्निकल रिसेशन। याद रखना है। अब देखो, पहली जो रिकवरी करने वाले हैं वो करने वाले हम, दैट इज, मान के चलो ये है हमारे जीडीपी, ये है ये जीडीपी मैंने लाइन बनाई है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, देखो यहां से जीडीपी हमारी थोड़ी सी नीचे गिरी, फिर उठी, मतलब गिरी फिर रिकवरी हुई। तो जो ये बन रहा है ना हमारा, दैट इज कॉल्ड द वी शेप। आपको देखने में लग रहा हो कि ये कैसी वी जैसा लग रहा है ना, वी जैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है ना वी, इसलिए उसको बोलते हैं हम वी शेप रिकवरी। क्लियर, देखने में भी लग रहा है वी शेप रिकवरी। सेकंड है हमारी, ये देखो, अभी देखने में कैसा लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है यू है, यू, तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी हमारी यू शेप रिकवरी। ठीक है, कैसे होगी यू शेप रिकवरी। नोट्स बना लेने प्रॉपर आप लोगों ने। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। अच्छा, तीसरा चलो यहीं करते हैं तीसरा। ठीक है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे आएगी, और फिर ऐसे। अब देखने में क्या लग रहा है ना जेड, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड शेप रिकवरी। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड शेप रिकवरी। अब अच्छा, अभी तक चलो आगे मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसी बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, ये देखने में कैसा लग रहा है, डब्ल्यू जैसा लग रहा है ना, तो ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू शेप रिकवरी। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है, डब्ल्यू जैसा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यू शेप रिकवरी। ठीक है, डब्ल्यू शेप कितने टाइप कर दिए हमने, 1 2 3 4 टाइप कर दिए। ठीक है,
चलो ठीक है, एक टाइप और कर लेते हैं, थोड़ा यहां जैसा कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी एल शेप रिकवरी। देखने में लग रहा है ना आपको एल, ठीक है, ये भी इस तरह से है, ठीक है ना। ये भी आपने लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है प्रॉपरली। अच्छा, मैंने आपको ये इतनी टाइप की रिकवरी करवाई थी जीडीपी में, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा, वैसे जो मैंने आपको ये सभी रिकवरी करवाई है इंपॉर्टेंट किसके लिए, अगर आप पीसीएस का या यूपीएससी का मेन लिख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। यूपीएससी या आप कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी अगर आप मेंस लिख रहे हो, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको वहां पे डिपेंड करना होता है, पूरे चार्ट के थ्रू पूरी रिकवरी दिखानी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसके लिए। पर मैंने आपको साधारण में क्लियर करवा दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे अच्छी रिकवरी कौन सी हो जाएगी जीडीपी की, जीडीपी की सबसे अच्छी रिकवरी कौन सी हो जाएगी इसमें, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? देखने में आप मुझे इजीली बता सकते हो, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, आप देख के इसका आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे जो जीडीपी नीचे गई, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे नुकसान हुआ ना हमारे जीडीपी का, तो वो तो हो ही गया, फिर आराम आराम से रिकवर भी कर लिया, ठीक है, आराम से क्या फास्ट रिकवर किया, गई नीचे वैसे ऊपर आ गई, फिर आगे चलेगी। तो यहाँ पे जो गैप हुआ ना, ये यहाँ पे होना था जीडी को, तो ये जो गैप है हमारा, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा टोटल लॉस हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा टोटल लॉस हो गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ पे ज्यादा लॉस हो रहा है ना, ये पूरा लॉस हो गया हमारे, यहाँ नीचे डाउन चलेगी ना, यहाँ पे आराम से जा रही है, आराम से ऊपर आ रही है, तो यू शेप रिकवरी हो जा रही है, ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लॉस हुआ है, ठीक है, ये लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो लॉस हुआ है, बट आप लोग ये भी देखते हुए कि यहाँ पे देखो आप, ये वो लॉस, ये लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया, यहाँ पे क्या ग्राफ से ऊपर चलेगी नहीं, देखो ये वाला जो है ये ऊपर चला गया ना, तो क्या हुआ, जो यहाँ पे लॉस हुआ था वो लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया, ठीक है, ये लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया। इसमें क्या हुआ कि इस जीडीपी में जो कौन सी है, जेड शेप रिकवरी है, सबसे अच्छी जीडीपी रिकवरी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें लॉस रिकवर हो जाता है। अच्छा, जो ऐसी रिकवरी होती है वो कैसे केसेस में होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी रिकवरी होती है जैसे कि मान के चलो हमारे कोरोना टाइम में जब पेंडेमिक था, तो क्या हुआ था कि हमारी जो डिमांड एकदम से गिर गई थी, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, तो क्या हुआ था कि मार्केट बंद थी, काफी सारे लोगों के पास तो मार्केट बंद थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पे जो है हमारे मार्केट को लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ, ठीक है, जीडीपी को लॉस हुआ, ये चलेगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारा पेंडेमिक हटा, लॉकडाउन हटा, क्या होता है, जैसे ही हमारा लॉकडाउन हटता है, क्या होता है कि एकदम डिमांड होती है मार्केट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे, सारा जो घर में रखा था राशन पानी खत्म हो जा रहा था, लोग एकदम शॉप्स पे जा रहे थे और बहुत सारा अनाज खिला रहे थे, तो जो यहाँ पे हमें जो नुकसान हुआ वो यहाँ पे रिकवर कर दिया था। तो ऐसी जेड शेप रिकवरी किस केसेस में होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जेड शेप रिकवरी इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें लॉस रिकवर हो जाता है इजीली, ठीक है। बाकी क्योंकि आप बाकी इकोनॉमी देख सकते हो, बाकी रिकवरी आप देख सकते हो, यहाँ पे जा रही नीचे, ठीक है, ये पूरा लॉस यहाँ पे कोई फिल नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे कोई फिल नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे, फिर से यहाँ देखो आप, ये भी पूरा लॉस हो गया, हालांकि आराम से रिकवरी हो रही है, बट इतना लॉस हुआ हमारा, यहाँ पे इतना लॉस हुआ, पर यहाँ का यहाँ रिकवर हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे भी लॉस हो गया, इसलिए क्या हो जाता है, सबसे अच्छी हो जाती है हमारी जेड शेप रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर प्रॉपर नोट्स ही बनाओ, क्योंकि ज्यादा अच्छा होगा नोट्स बनाकर। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये ऐसी इनकम हो जाती है जहां पर क्या होता है, जो हमें कैसे मिलती है, थ्रू रेमिटेंसेस मिलती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ऐसी होती है जिसपे आपको टैक्स टूक्स नहीं लगता है, कोई टैक्सेशन नहीं होती है इस पे, जैसे कि रेमिटेंसेस आते हैं, कोई डोनेशन आती है, ठीक है, और यू आर फ्री टू स्पेंड दैट, ठीक है, डोनेशन होगी, कोई रेमिटेंस होगी, गिफ्ट होगी, कहां से आ गई, फॉरेन से कोई क्या आती है, कोई रेमिटेंसेस आ जाती है, ठीक है।
रेमिटेंस आ जाती है, ठीक है। रेमिटेंसेज हो गई, कोई गिफ्ट हो गई, कोई डोनेशन हो गई, कोई जो फॉरेन कंट्री से आ गया इंडिया में, तो वो उन सभी जो वो ये सभी फंड होते हैं, इनको किसमें जोड़ेंगे हम, ये आ जाती है हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। तो ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको पता चल गया होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ इतना है नहीं इसमें। फिर पर्सनल डिस्पोजेबल जो इनकम है वो कौन सी इनकम होती है, ये ऐसी इनकम होती है जब मतलब जब आपका पूरा जो आपकी इनकम है, जब वो टैक्स कट मतलब उसमें से टैक्स निकल जाता है और जो आपके हाथ में फाइनली बच जाती है, और जब आप उसको फ्री होते हो, आप उसको कहीं भी स्पेंड करने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि जो इनकम आपको सभी टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में रह जाती है, उसको बोलेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जैसे कि कोई इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, जब वो कट जाएगा, फिर जो फाइनल में आपकी सैलरी बचेगी आपके हाथ में होगी, दैट इज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल को पूरा कंपैरिजन में समझेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही समझे जाएंगे, ऐसे ही आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं पहले स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? अगर ये वैसे इकोनॉमिक टर्म है, अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो क्या है कि स्टॉक वेरिएबल होता है कि द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव विद योरसेल्फ, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। कोई भी अमाउंट आपके पास है, सपोज, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो ठीक है, जो आपकी पॉकेट में पैसे होंगे आप मुझे वो बताएंगे एट दैट टाइम, ठीक है। ना मैंने आपसे आगे का पूछा, ना आपसे मैंने पिछले कल का पूछा, मैंने पूछा एट द स्पॉट, एट द टाइम, कि आपके पास इस समय कितने पैसे हैं, तो वो हो जाएगी जो आपके पास इनकम हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, कैसी वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। स्टॉक वेरिएबल, ठीक है, कि कोई बोलते हैं ना पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे होता है ना एक पीरियड टाइम, जैसे कि अब जब अगला पढ़ेंगे हम फ्लो वेरिएबल, तो फ्लो वेरिएबल में क्या होता है, इसमें एक पीरियड होता है टाइम का, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड की जो इनकम है उसको बोलेंगे हम फ्लो वेरिएबल। जैसे कि जीडीपी आ जाती है हमारी, जीडीपी भी हमारी फ्लो वेरिएबल में आ जाती है, क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम की लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती कि आज क्या है, अभी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लिखी जाती है, एक पूरे पीरियड की लिखी जाती है, और ये लिखी जाती है ऑन द स्पॉट, यानी कि एट दैट टाइम की स्पेसिफिकली देखी जाती है। तो आई थिंक आपका स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको नाम से पता लग रहा होगा जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, और जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। आपको जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा कि जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है। जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट हमारे जॉब फॉर्मेशन मिनिमम है, हमारे जॉब फॉर्मेशन मिनिमम है, ठीक है। तो उस सिग्निफिकेंस से लेना है हमने कि जॉबलेस ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। हमारी इकोनॉमी थोड़ी ग्रो कर रही है, और उससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है क्या है, वो बिल्कुल मिनिमम है, बहुत कम ज्यादा जॉब फॉर्मेशन है। तो ऐसा क्यों है, जॉब फॉर्मेशन इतना कम क्यों है, उसके थोड़े से रीजन निकालेंगे, थोड़ा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका सबसे पहला रीजन क्या है, क्या लिखा मैंने यहां पे पहला आपके पास, देखो, ग्रोथ ड्यू टू टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की वजह से जो है क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अब देखो, हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है, बेसिकली आप सभी बच्चों को मालूम ही होगा कि हमारी जो इंडियन जीडीपी है उसका मैक्सिमम अमाउंट कहां से आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है, विच इज टर्शियरी सेक्टर को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, पता होगा आपको क्या बोलते हैं,
सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो हमारा जो इंडियन जीडीपी जब मैक्सिमम कहां से आ रहा होगा, जब हमारा सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। बट सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पे क्या है, जहां पे जॉब फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है। हाँ, वहां पे हाई सैलरी वाली जॉब्स होती है, हाई रैंक वाली जॉब्स होती है, बट क्या है, बट वो इतना ज्यादा जॉब फॉर्मेशन नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसी केस में आपको बताऊं मैं कि बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक, कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक। ऐसा क्यों कहते हैं, इसी की वजह से कहते हैं। मतलब जब इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ा यूनिक है, डिफरेंट, मतलब अदर कंट्री से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोई भी कंट्री जब ग्रो करती है, सबसे पहले कहां से करती है, प्राइमरी सेक्टर से शुरू करती है ग्रो करना। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड ऑल हो गया, ठीक है। अब ज्यादातर इकोनॉमी फिर एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी सेक्टर में कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर में। फिर जाती है सेकेंडरी सेक्टर में, कोई भी कंट्री, जैसे कि चाइना लेके चलो, चाइना ने पहले अपना एग्रीकल्चर का पोटेंशियल, प्राइमरी सेक्टर का पोटेंशियल उठाया, उसके बाद क्या, सेकेंडरी सेक्टर में गई, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत ज्यादा डेवलप है। आपके बच्चों को मालूम होगा कि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसका पोटेंशियल उठा रहे हैं, इसलिए वहां पे जॉब फॉर्मेशन भी काफी है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जब हम कहां गए, देखो जब पहले प्राइमरी सेक्टर से शुरू किया, ठीक है, हमने क्या किया ना, ये बीच में सेकेंडरी था और ये हो गया टर्शियरी, ठीक है। इंडिया क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से इंडिया थोड़ा सा यहां से टच करते हुए यहां डायरेक्ट निकल गया, कहां निकल गया, टर्शियरी सेक्टर पे निकल गया। सेकेंडरी सेक्टर को इंडिया ने ज्यादा टच नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग हुई बट उस हिसाब से नहीं हुई जब सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे क्या होता है, जॉब फॉर्मेशन मैक्सिमम होता है। जॉब फॉर्मेशन सेकेंडरी सेक्टर में होना था, ठीक है। बट इंडिया ने सेकेंडरी सेक्टर को टच ही नहीं किया, इंडिया क्या किया, डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर पे मूव कर गया। और टर्शियरी सेक्टर में ऐसी कंट्री आती है बेसिकली जो डेवलप्ड होती है, विच आर डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका की मैक्सिमम जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है, मैक्सिमम कहां से आती है जीडीपी, सर्विस सेक्टर से आती है, और हमारी भी सर्विस सेक्टर से आ रही है। बट क्या हम डेवलप्ड है, नहीं, हम तो डेवलपिंग नेशन है और अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है। वहां ठीक है, ठीक है, अमेरिका में ये ठीक है, टर्शियरी सेक्टर से आए हैं। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है, हमारी मैक्सिमम जो आनी चाहिए थी, हमारी आनी चाहिए थी सेकेंडरी सेक्टर से। अगर हमारी मैक्सिमम सेकेंडरी सेक्टर से आती तो हम भी एक डेवलप्ड नेशन होते, ठीक है। तो ये इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक। क्यों, क्योंकि जो बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंट्री का ऑन द डेवलपिंग पाथ, वो ऐसे होता है कि पहले प्राइमरी जाएगी, फिर सेकेंडरी जाएगी, फिर टर्शियरी। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि डायरेक्ट प्राइमरी से हमने जंप किया टर्शियरी सेक्टर पे, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इज वेरी यूनिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक रीजन है जॉबलेस ग्रोथ का, राइट, समझ में आया आपको। पहला क्या बताया मैंने, ग्रोथ ड्यू टू टर्शियरी सेक्टर। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ के और क्या रीजन हो सकते हैं, चलिए सेकंड करते हैं। क्या है, स्किल मिसमैच। ये इंडिया जो है, हमारी कंट्री है, ये बहुत ही यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में कुछ होने वाली है हमारे एम्प्लॉयमेंट के बीच में, तो वो है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच, ठीक है, स्किल मिसमैच। क्यों, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, वो हमें जो प्रेजेंट टाइम स्किल्स है उसके बारे में नहीं बता रही, जैसे कि एआई रोबोटिक्स होगी, ठीक है, एआई टेक्निकल होगी, ऐसी जो है ऐसी एजुकेशन में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। जो हमें एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करवाई जा रही है वो कैसी है, वो बेसिकली हमारी होती है हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, चलो दैट इज आल्सो गुड, मैं वो नहीं कहता कि वो गलत है। बट जो मेन फोकस है, जो आज की डेट में जिस तरह की डिमांड मार्केट में है, जिस स्किल्स की डिमांड मार्केट में है, अगर वैसी स्किल्स है अगर स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी उनके पास, तो स्किल मिसमैच हो जाता है। अब मान के चलो आज कितने सारे ग्रेजुएट बैठे हैं अनएम्प्लॉयड,
ग्रेजुएट बैठे हैं, पीएचडी होल्डर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्किल मिसमैच है, क्योंकि मार्केट में किस स्किल्स की जरूरत है। आज की डेट में एआई की है, एआई होगी, आईटी टूल्स होगी, रोबोटिक्स होगी, इन सब की जरूरत है। बट हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए स्किल मिसमैच हो जाता है, जो एक रीजन है किसका, जॉबलेस ग्रोथ का। इसलिए जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दो हो गए। थर्ड क्या है, क्या लिखा है मैंने, फोकस मेजरली ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ अभी, इसका मतलब होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री जो है, अगर कुछ थोड़ी बहुत जो स्टैब्लिश भी हो रही है, बेसिकली क्या है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव नहीं है। अगर वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती तो क्या होना था कि हमारी जॉब फॉर्मेशन होनी थी, बट वो कैसी है, कैपिटल इंटेंसिव है। अच्छा, तो कैपिटल इंटेंसिव से क्या मतलब है आपका, कैपिटल इंटेंसिव ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर क्या होता है कि ज्यादातर वर्क मैकेनाइज्ड होता है। ठीक है, यानी कि मशीनों के थ्रू ज्यादातर काम लिया जाता है, जहां पे लेबर्स की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इतनी जरूरत लेबर की नहीं होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज कैसी होती है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है। हाँ, उनको फॉर्मेशन के लिए काफी पैसा लगता है, काफी महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं, बट क्या है, जो हमारे इन्वेस्टर है वो क्या कर लेते हैं, वो एडवांस मशीनरी खरीदते हैं, और जिससे जॉब फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और जॉब ज्यादा फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा जो है मतलब मेजर जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कैपिटल इंटेंसिव है। इसलिए क्या होता है, इसलिए जॉबलेस ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ तो होगी बट जॉबलेस होगी, राइट। अब अगला देखते हैं, अगला हम पढ़ने वाले हैं इसमें ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने इश्यूज रिलेटेड टू एमएसएमई। एमएसएमई आपको पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें क्या होता है कि जिनकी एक लिमिटेशन होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन होती है और टर्नओवर की भी एक लिमिटेशन होती है, वो सारी आ जाती है एमएसएमई के अंदर आ जाती है इंडस्ट्रीज में। यानी कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, वो आती है हमारी एमएसएमई में। अच्छा, जो इसको जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर आएगी, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, मंथली उसका दो बेसिकली होता है, उसमें स्पेसिफिक होता है, मंथली टर्नओवर होता है, और क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट के बेस पे और टर्नओवर के बेस पे क्या होता है, एमएसएमई जो डिटरमाइन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या इश्यूज है, इनकी क्या इश्यूज है जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉबलेस ग्रोथ होती है। ध्यान से सुनना आप लोगों ने, देखो क्या होता है कि मेजर जो हमारे एमएसएमई है हमारे इंडिया में, क्या हो रहा है कि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी जा रही है, बहुत सारी सब्सिडी दे दी जा रही है। ठीक है, बहुत सारा टैक्स फ्री कर दिया है, बहुत ज्यादा इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो बहुत सारी इनको सब्सिडी भी दे रहे हैं, फंड मिल रहा है, कैपिटल मिल रही है, टैक्सेशन फ्री हो गई है। तो क्या हुआ कि अब जो एमएसएमई ऑनर है वो क्या करते हैं कि दे इंटेंड टू फॉलो ड्वार्फिज्म, यानी कि वो इंटेंशनली क्या करते हैं कि ड्वार्फिज्म को फॉलो करते हैं। ड्वार्फिज्म यानी कि वो एमएसएमई से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही होती है। ठीक है, ड्वार्फिज्म यानी कि वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही होती है। ठीक है, जब उन्हें वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है तो वो दे डोंट वांट टू लेट देम रिकॉग्नाइज एज द बिग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो एमएसएमई बनी रहना चाहती है, और जब वो एमएसएमई ही बनी रहेगी तो क्या होगा, इतनी ज्यादा लेबर वहां पे वो क्या करेंगे, अपॉइंट नहीं करेंगे। जब ज्यादा जॉब फॉर्मेशन नहीं होगी वहां पे तो क्या होगा, जॉबलेस ग्रोथ होगी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा एमएसएमई के बारे में, क्या कि दे टेंड टू फॉलो द ड्वार्फिज्म। आपने लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हमने कर दिए।
1 2 3 4 4 रीजन मैंने आपको बता दिए जॉबलेस ग्रोथ के इंडिया में, ठीक है। अब एक और करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्या करते हैं, हम करते हैं क्या लिखा है मैंने, लेस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब भी हमारी एमएसएमई कुछ यानी कि ग्रो करती है, कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रही है, कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो छोटे पैमाने पे वो चीज बना रही होती है। मान के चलो वो कम प्रोडक्ट बना पाएगी क्योंकि उसकी लिमिटेशन होगी, लिमिटेशन होगी तो वो कम प्रोडक्ट बना पाएगी। और जब वो कम प्रोडक्ट बनाएगी तो उनको ज्यादा घाटा हो जाता है। दोनों क्या होता है, इनको ज्यादा महंगी पड़ती है बनानी, वो ज्यादा घाटा हो जाता है। घाटा इन द सेंस की वो थोड़ा सा महंगा बन जाता है बनाना। अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मान के चलो अब मैंने लेना था ये मार्कर, ठीक है। मैं चाहता हूँ शॉप एक मार्कर खरीदने के लिए, ठीक है। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा, जब मैं ये मार्कर लेने के लिए मार्केट में गया, ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे एक सिंगल मार्कर चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 50 रुपए का एक मार्कर है, ठीक है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि पैकेट कितने का है, तो उन्होंने बोला कि पैकेट आ जाएगा सर आपका 200 का आ जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे 7 मार्कर मिल जाएंगे, 8 मार्कर मिल यानी कि 8 मार्कर उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे जब मैं एक पैकेट दे रहा हूँ यानी कि मैं जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या है, ज्यादा मिल रहे मार्कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा मुझे मार्कर मिल रहे हैं। तो वही सेम यहाँ पे है, सेम हियर लेस इकोनॉमिक ऑफ स्केल में, यानी कि अगर वो ज्यादा बनाएंगे तो उनको प्रोडक्ट बनाने की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बनाने की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर वो बहुत कम बना रहे तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने कुछ आपको रीजन बताए जॉबलेस ग्रोथ के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, जो अभी आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होगी। पहले आपको वो रिपोर्ट्स पहले समझनी होगी, ठीक है। जब हम उन रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर हम उसके बाद आगे पॉवर्टी पे जाएंगे, फिर अगले टॉपिक्स हम करेंगे अच्छे से क्लियर। पर मैं आपको ये टर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पहले, क्यों? क्योंकि आपको जब इकोनॉमी आप स्टार्ट करते हो तो ये टर्म्स आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप लोगों की ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो आपको इकोनॉमी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले टर्म्स क्लियर करवाऊंगा, फिर आपको वन बाय वन सेक्टर क्लियर करवाऊंगा कंसेप्चुअली, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा, और कल हम करेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।